हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि ह्यूमन आई में कैसे नोमेनक्लेचर ने हम लोगों ने किया था, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे लाइट रे ह्यूमन आई में एंटर करती है और रेटिना पे फॉल होकर उसका इमेज बनाती है। ओके, तो जाहिर सी बात है लाइट रे जो आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, किसी न किसी ऑब्जेक्ट से आ रही थी। ओके, उसके पहले हम लोगों ने देखा था कैमरा का कॉन्सेप्ट। तो कैमरा के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि डिफरेंट पोजीशंस ऑब्जेक्ट के लिए कैमरा में जो फिल्म पे होता था उसका इमेज बनता था, लेकिन उस वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे कोई भी अलग अलग पोजीशन के ऑब्जेक्ट के लिए अगर इमेज बन रहा है फिल्म पे, तो उसके लिए उस कैमरा का जो लेंस है वो मूवेबल था, तो वहाँ पे इमेज आसानी से बन रहा था। हर एक डिफरेंट पोजीशंस के ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था। लेकिन ह्यूमन आई में हम लोगों को क्या करना है, ह्यूमन आई में हम लोगों को देखना है कि ह्यूमन आई का जो लेंस होता है वो तो फिक्स होता है, लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन राइज किया था, उसके बावजूद भी हम लोग हर एक ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से और क्लियर तरीके से देख पाते हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम लोग का आई भी मूवेबल है, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन राइज भी किया था लास्ट। इसका मैकेनिज्म क्या होता है ये आज हम लोग जानेंगे, और कैसे इमेज फॉर्म करता है वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने कैमरा में देखा था कि हमने 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, मतलब 2 ऐसा पोजीशंस लिया था जो लिमिटिंग पोजीशन या फिर एक रेंज वाले पोजीशन था। एक पोजीशन था इनफाइनाइट पोजीशन जो फार पॉइंट था, जो बहुत दूर था, और एक था कम सबसे लिस्ट पॉइंट जो कि कैमरा के सामने था, जिसके लिए क्या था कि वो कैमरा उस ऑब्जेक्ट के इमेज को बहुत ही क्लियर तरीके से बना रहा था। तो वही कुछ सिमिलर कंसेप्ट हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक क्वेश्चन राइज करा है कि हाउ ए फिक्स्ड पोजीशंस आई लेंस मेक्स द इमेजेस ऑफ डिफरेंट पोजीशंस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने पहले बोला ओके कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर डिफरेंट पोजीशंस पे है, इन्फिनिटी से लेके कहीं भी, तो उस अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बनेगा ह्यूमन आई में वो कैसे बनेगा। ओके, जबकि मेरा आई लेंस फिक्स्ड है। तो ये करने के लिए हम लोग देखते हैं, तो एक्चुअली आई लेंस तो हमारा फिक्स होता है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें कुछ नेचुरल कुछ कनेक्शंस होता है, जिसमें ये हमने ऑलरेडी दिखा रखा है, या फिर लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी फिर हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें फिर से मैं एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेता हूँ। ये मेरा जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है वो मेरा है सिलियरी मसल्स। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ये मेरा है सिलियरी मसल्स। अब ये सिलियरी मसल्स है, और ये जो रेड कलर का हमने ये 3 पट्टी दिया है, 3 थ्रेड टाइप का, ये इसको बोलते हैं लिगामेंट्स। ओके, जो कि लास्ट क्लास में हमने देखा था। और ये भी लिगामेंट है, और ये भी लिगामेंट, और ये सिलियरी मसल्स है। ओके, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर ये इमेज का फॉर्मेशन कैसे कराता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सपोज मान लो कि एक पर्टिकुलर ये ह्यूमन आई है, और ह्यूमन आई के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है, और उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमको क्या पे बना देना है, ह्यूमन आई के रेटिना पे बनाना है। तो जैसे कि हमने उसमें लास्ट क्लास में देखा था कैमरा के केस में कि एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम बहुत ही दूर ले लेते हैं, और वो कैसा दूर, तो लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर। तो जब अगर कोई भी फार पॉइंट पे एक या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस या बहुत ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को हम कंसीडर करेंगे, तो हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे जो निकलने वाली जो इंसिडेंट रेज होंगी वो ऐसे ही कुछ आएंगी, पैरेलल आएंगी। ओके, अब जब ये पैरेलल आएंगी तो इस वाले सारे कंपोनेंट में जाएंगी, जो कि आई का कंपोनेंट होता है। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या दिखाया है, लेंस दिखाया है। तो वो लेंस में क्या करेंगी, जाएंगी, और उसके बाद रिफ्रैक्ट होकर रेटिना पे फॉर्म करा देगी। तो ये तो नॉर्मल फेनोमेना होता है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पहले देखा। लेकिन अब हम इसमें मैकेनिज्म जानेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, जब भी लाइट रे इन्फिनिटी से आती है तो वो पैरेलल आती है, ये हमको पता है। ठीक है, अब जैसे ही ये लेंस पे पड़ेगी, तो मैं इधर से बताता हूँ, जैसे ही ये लेंस पे पड़ेगी स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखो कि ये लेंस पे पड़ने के साथ क्या होगा, इस इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए जो मेरा सिलियरी मसल्स होता है, ये जो मेरा सिलियरी मसल्स होता है वो क्या होता है, मेरा रिलैक्स्ड पोजीशन पे होता है। रिलैक्स पोजीशन पे होता है, जिसके कारण रिलैक्स पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है सिलियरी मसल का, कि ये हमने जो एरो दिखा रखा ये पोजीशंस होता है। मतलब हम लोग ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये जो सिलियरी मसल है वो हल्का सा ना, ये इस डायरेक्शन में, एरो के डायरेक्शन में शिफ्टेड है, ये भी डायरेक्शन में शिफ्टेड है। तो जब बताओ, आप खुद से सोचो, जब ये एरो के डायरेक्शन में ये शिफ्टेड होगा, जब ये शिफ्टेड होगा तो इससे जो कनेक्टेड लिगामेंट है, जो कि
जो फर्दर कनेक्ट कर रहा है आई लेंस पे, तो वो क्या करेगा, इसको खींचेगा, यानी इस लिगमेंट को खींचेगा। अब जब इस लिगमेंट को खींचेगा तो ये जो लिगमेंट जो होगा, जिसको पोस्टेरियर लिगमेंट बोलते हैं, ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो लूज हो जाएगा तो इसमें टेंशन हो जाएगा 0, लेकिन टेंशन तो इसमें आएगा। अब जब टेंशन इसमें आएगा तो ये आई लेंस को क्या करना चाहेगा, ये खींचना चाहेगा। तो जब खींचना चाहेगा तो इसको फैलाना चाहेगा, ठीक है। जब खींचना चाहेगा तो क्या होगा, इसको फैलाना चाहेगा। यानी इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे होता है, देन सिलियरी मसल जो होता है वो रिलैक्स पोजीशन में होता है। और क्योंकि सिलियरी मसल रिलैक्स पोजीशन में होगा तो उसका पोजीशन राइटवर्ड शिफ्टेड होता है, क्योंकि राइटवर्ड शिफ्टेड पोजीशन ही सिलियरी मसल का रिलैक्स पोजीशन होता है। उस कंडीशन में स्टूडेंट्स, ये जो मेरा इंटीरियर लिगेंट होता है इंटीरियर जो लिगमेंट होता है वो उसमें टेंशन होता है, क्योंकि ये खींचा हुआ होता है, ठीक है। ये भी खींचा हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीरियर लिगमेंट्स आर टाइट एज सिलियरी मसल स्लाइटली शिफ्टेड राइट एट ए रिलैक्स पोजीशन। मतलब रिलैक्स पोजीशन में है, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा वो शिफ्टेड है, जिसके कारण इसमें इंटीरियर लिगामेंट में टेंशन क्रिएट हो रहा है। और इसी टेंशन के कारण ये जो आई लेंस है ना, इसका साइज नहीं, इसका शेप जो है वो थोड़ा सा पतला हो रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ऊपर से खींचोगे तो ये क्या होगा, पतला होते जाएगा, क्योंकि ये तो सारा सेल से ही बना हुआ है और सारा एक्वस लिक्विड से ही बना हुआ है। अब ये जो एक्सपोस्टेरियर जो लिगमेंट्स है वो ईजी हो गया, लूज हो गया, तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं होगा। और हम जानते हैं कि ये जो एक्सटेरियर लिगामेंट होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो ये यहाँ पे पूरा विट्रस लिक्विड होता है या विट्रस ह्यूमर होता है, और विट्रस ह्यूमर के ऊपर ही ये पैचेस बना हुआ होता है, जिस पैचेस से लिगामेंट के द्वारा ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है आई लेंस से भी। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि कैसे आई लेंस का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। अब क्योंकि आई लेंस का शेप चेंज होगा तो ये थोड़ा सा क्या होगा, पतला होने लगेगा। तो हम लोग जानते हैं जब भी लेंस पतला होता है तो उसका फोकल वो बड़ा होता है, यानी इंक्रीज करता है, ठीक है, या फिर बड़ा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी ये थोड़ा सा फ्लैट होगा या फिर बोलो थोड़ा सा बड़ा होगा लेंस, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ओके, या थोड़ा सा बड़ा है इसका फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब ये जो नॉर्मल आई के केस में देखेंगे तो हमने वहीं लिखा हुआ है कि नॉर्मल आई के केस में क्लियर विजन के लिए क्या होता है कि ये जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, जिसका एक पॉइंट हमने एक पोजीशन यहाँ पे डिस्कस करा है, और जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो पहले इतना आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं इसका फर्दर पार्ट जो कि नियर पॉइंट है। और साथ ही इसमें देख रहे हैं, हमने तो ये समझ लिया है कि ये ऑलरेडी खींचा हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ भी क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। तो इसमें हम देखते हैं कि इमेज कहाँ पर बन रहा है, और फिर से इसमें हम लोग नियर पॉइंट को हम लोग प्लेस करके फिर से ऑब्जेक्ट को बनाएंगे और उसमें डिस्कस। अब मेरा क्या है, सेकेंड वाले पोजीशन है, यानी अब जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, नियर पॉइंट में रखेंगे, ठीक है। तो हमने ये बल्ज पॉइंट हमने फर्स्ट केस में क्या लिया है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, यानी फार पॉइंट पे रखा है। तो जब फार पॉइंट पे रखेंगे तो लाइन्स ऐसे आएंगे, इंसिडेंट लाइन आफ्टर रिफ्रैक्टेड टू द आई लेंस, वो इस पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। जब वो इस पॉइंट पे मीट करेंगे, हम लोग को पता है कि ये इस पॉइंट पे इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये जो मेरा आई लेंस है वो क्या है, फ्लैट हो चुका है, क्योंकि ड्यू टू लिगामेंट के कारण। तो वहीं हमने यहाँ पे लिखा है कि लेंस इज स्लाइटली फ्लैटेंड, क्योंकि ये फ्लैट हल्का सा मतलब लंबा हो गया है, जिसके कारण इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो गया, वो भी बड़ा हो गया है, यानी इसका फोकल लेंथ इसका मैक्सिमम केस में है, ठीक है। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। यानी अब हमको पता है कि जब कोई भी लाइट इन्फिनिटी से आती है पैरेलली, तो वो कहाँ पे मीट करती है स्टूडेंट्स, तो फोकस पे मीट करती है, ठीक है। यानी और यहाँ पे हमको ये एक और चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये जो लाइंस आ रही है ये कहाँ पे मीट कर रही है, रेटिना पे। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस भी है, और इस पर्टिकुलर केस के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैरेलल लाइट जब आती है तो वो फोकस पे ही मिलती है। तो किससे फोकस मिलती है, तो लेंस के बाद, ठीक है। तो लेंस के फोकस पे ही मिलती है। तो लेंस, तो जाहिर सी बात है ये दोनों रेज जो आ रही है वो इस पॉइंट पे मिल रही है, तो लेंस के फोकस पे ही मिल रहा होगा। और दूसरे शब्दों में ये भी हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये रेटिनल पॉइंट है तो इमेज का फॉर्मेशन भी इधर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। ये आई लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस है, और साथ ही साथ यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम लोग इमेज डिस्टेंस भी बोल रहे हैं। यानी ये मेरा आई
एम और डी, ये इमेज डिस्टेंस हो गया, IMD फॉर इमेज डिस्टेंस। तो IMD को हम लोग V से डिनोट करते हैं, जैसे कि इमेज डिस्टेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, वही यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो इमेज डिस्टेंस जो V है वो इक्वल है इस केस में फोकल लेंथ के। क्यों? क्योंकि हमको पता है पैरेलल फोकस पे मिलती है, तो फोकल लेंथ के इक्वल है, और फोकल लेंथ के इक्वल है, उसको हमने क्या किया है, ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने डबल लाइन लिया है, ये मॉडुलस है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है। तो पैरेलल लाइट है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन टू द मिरर मीट करेगा, तो फोकस पे मीट करेगा, लेकिन यहाँ जो मीटिंग पॉइंट है वो ऑलरेडी रेटिना है, तो रेटिना पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो जो इमेज डिस्टेंस हो गया वो मेरा क्या हो जाएगा, वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। अब हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि अब ऑब्जेक्ट को ना इन्फिनिटी से नज़दीक ला रहे हैं। अब जब इन्फिनिटी से नज़दीक जैसे जैसे लाएंगे वैसे वैसे क्या करेगा, ये जो फोकल लेंथ होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, देखो कि जैसे ही हम लोग करीब लाएंगे तो इसका इमेज डिस्टेंस तो वहीं पे होना है, क्योंकि हमको पता है कि इमेज जब भी बनेगा वो रेटिना पे ही बनेगा। तो जब इमेज डिस्टेंस रेटिना पे ही बनेगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ है, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ में ही चेंज होना होगा। उस कंडीशन के लिए ये फोकल लेंथ कैसे चेंज हो रहा है वो देखते हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट नियर बाई पॉइंट की तरफ चलने लगता है, तो ये जो सिलियरी मसल है जो हमने यहाँ पे दिखा रखा है ऑलरेडी, सिलियरी मसल अब क्या करेगा, अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पहले क्या था, इस केस में रिलैक्स पोजीशन था, तो वो हल्का सा राइटवर्ड शिफ्ट था। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हल्का सा लेफ्टवर्ड, यानी ऐसे नीचे वाला इस डायरेक्शन में, जो एरो का डायरेक्शन हमने दिखा रखा है, इस वाले डायरेक्शन में क्या करेगा, ये झुकेगा या फिर शिफ्ट होगा। तो जब इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो इससे जो लिगेंड अटैच्ड होते हैं वो क्या होगा, वो थोड़ा वो लूज हो जाएगा स्लाइटली, नीचे वाला भी लूज हो जाएगा स्लाइटली। तो ये कौन सा लिगेंड है, ये इंटीरियर लिगेंड है। तो इस केस में इंटीरियर लिगेंड क्या हो जाएगा, स्लाइटली लूज होगा, जिसके कारण इंटीरियर लिगेंड में कोई भी टेंशन नहीं आएगा। अब जब ये लूज होगा तब क्या होगा, ये वाला जो है, ये वाला जो लिगेंड है वो क्या हो जाएगा, वो टाइट होने लगेगा। तो जब ये वाला लिगेंड टाइट होने लगेगा, तो टाइट होगा तो किसे है, विट्रस टिम्बर पे पैसेज है। तो ये वाले पोर्शंस के आइलैंड से ये जुटा हुआ है ये लिगेंड, तो ये वाले पोर्शन को क्या करेगा, इधर खींचने लगेगा। जैसे ही इस आइलैंड्स के इस वाले पोर्शन को खींचेगा, तो ये मान लो कि हमने पहले वाला दिखाया है, ये मेरा डॉटेड लाइन था, वो पहले वाला ये वाला लाइन है, ये वाला मेरा लेंस था। अब जैसे ही खींचेगा तो ये रेड वाला हो गया। मतलब इस केस में क्या हो गया कि अब आइलैंस आपको दिखाई दे रहा है कि ये बल्ज्ड पार्ट हो गया है। ठीक है, अब हमको पता है कि जब जैसे जैसे लेंस मोटा होते जाता है उसका फोकल लेंथ पे क्या करता है, डिक्रीज होने लगता है। तो इसका मतलब हो गया कि इस आई लेंस का, यानी इस बल्ज्ड आई लेंस का या थिक आई लेंस का फोकल लेंथ भी क्या होगा, कम होगा पहले की अपेक्षा। तो पहले क्या था, तो पहले जो फोकल लेंथ था वो इमेज डिस्टेंस के बराबर था, लेकिन ऑफ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इस केस में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस से कम हो जाएगा। समझ में आ रही है ना, इसमें फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस के बराबर है। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइट आ रही थी और ये ऐसा चल रहा था। लेकिन इस केस में क्योंकि आई लेंस बल्ज हो चुका है, तो इसका फोकल लेंथ भी डिक्रीज करेगा, लेकिन इमेज तो अभी भी वहीं पे रेटिना पे ही बनना है, तो इमेज डिस्टेंस तो पहले के जैसा ही रहेगा, लेकिन फोकल लेंथ अब डिक्रीज कर गया। यानी इस केस में फोकल लेंथ डिक्रीज कर गया, जिसके कारण क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस में बड़ा हो गया फोकल लेंथ से। ओके, हमने वहीं लिख दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड स्लाइटली शिफ्टेड लेफ्ट ड्यू टू दिस आई लेंस बिकम बल्ज्ड। आई लेंस क्या होगा, मोटा हो जाएगा ड्यू टू टेंशन, जो इसमें जो लग रहा है पोस्टेरियर लिगमेंट पे। ठीक है, इन पोस्टेरियर लिगमेंट इंटीरियर लिगमेंट आर लूज। इंटीरियर लिगमेंट क्या है, लूज है, क्योंकि थ्रेड इसका जो ये लिगमेंट है ये क्या है, लूज है, क्योंकि ये इसके नज़दीक है। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। अब ये अगर हम लोग नॉर्मल आई के लिए देखें तो यही जो मेरा नियर पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो जब 25 सेंटीमीटर होगा तो इसका इमेज जो बनेगा तो वो यहीं पे बनेगा, और इस कंडीशन में मेरा जो आई लेंस है वो मोटा भी हो गया। लेकिन मोटा इस तरीके से हुआ है क्योंकि अभी भी आई में कोई भी स्ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, यानी कोई भी दिक्कत या कष्ट नहीं हो रहा है, ना आई लेंस में हो रहा है, ना सिलियरी मसल्स में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का मतलब ये है कि हमने ऑब्जेक्ट के पोजीशन को एक इन्फिनिटी लिया और दूसरे पोजीशन को नियर पॉइंट लिया, और इस दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट जब कहीं भी मूव करेगा ना, तो आई लेंस का शेप जो होगा वो चेंज करेगा। शेप चेंज करने के कारण इसका
फोकल लेंथ भी चेंज करेगा, लेकिन इस आई लेंस में कोई भी स्ट्रेनिंग नहीं आएगा, सिलियरी मसल में कोई भी स्ट्रेनिंग नहीं आएगा जो कि आई को प्रॉब्लम करे। या फिर जनरली हम लोग जानते हैं जब स्ट्रेनिंग बहुत लार्ज समय के लिए हो जाता है, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 10 महीना 1 साल 2 साल के लिए, तो यही आई जो नॉर्मल आई होता है, हेल्दी आई होता है, वो धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है और डिफेक्ट ऑफ विजन दे देता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। कहीं पे लैग कर रहा है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए थोड़ा सा, फिर से देखिए आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ रहे हैं विजन के बारे में, कि हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। ओके, आई में अब हम देख रहे हैं कि चलो भाई आई में कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज का तो फॉर्मेशन होगा का हो गया, लेकिन क्या वो ज़रूरी है हमको दिख जाए? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि विजन जो होता है ना वो कलेक्टिव प्रोसेस होता है 2 स्टेप्स का। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट स्टेप में तो रेटिना पे जो होगा वो इमेज का फॉर्मेशन होगा ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ इमेज का फॉर्मेशन होके रह गया तो ये मेरा स्टेप नहीं है कि इसको जाके आई देखने लगेगा, ठीक है। ये सिर्फ आई के रेटिना पे ये फॉर्म हुआ है। अब डिटेक्ट कौन करेगा? तो ब्रेन इसको डिटेक्ट करके ले जाएगा डिफरेंट पार्ट में, तब जाके वो डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा, उसके बाद हमको पता चलेगा हाँ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इमेज मेरे आंखों में बन रहा है। ओके, तो सेकेंड स्टेप जो होता है वो डिटेक्शन बाई ब्रेन या डिटेक्टेड बाई ब्रेन। जो ये जो इमेज बना वो इमेज को डिटेक्ट कौन करेगा? ब्रेन। तो ब्रेन कैसे डिटेक्ट करता है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब भी सपोज हम लोग यहाँ पे ऐसा मान रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो रेटिना पे ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा कि रेटिना जो होता है ना, रेटिना पे बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं, तो जिसको फोटोसेंसिटिव सेल्स बोलते हैं या फोटो रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स जो लगे हुए हैं रेटिना पे, तो वही क्या करते हैं, उस इमेज को रिसेप्ट करते हैं, उस इमेज को सेंस करते हैं। और सेंस किसके से करते हैं? तो क्योंकि फोटो रिसेप्टर 2 टाइप से होते हैं, तो वो कोन्स और रॉड्स। तो रॉड्स सेल्स और कोन्स सेल्स से क्या करते हैं, उस इमेज को सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करते हैं और फिर से क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं ब्रेन को वाया द या थ्रू द ऑप्टिकल नर्व। तो जब ये ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में, उसके बाद जब उसका इमेज बनने लगते हैं सीधा, क्योंकि रेटिना पे उल्टा इमेज बनता है, तो वो जो उसको सेंस करता है ब्रेन, उसको सीधा सेंस करता है। उसके बाद हमको ये समझ में आता है हाँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो रहा है। ओके, अब जैसे कि हमने बात किया कि ये रिसेप्टर होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं कोन्स और दूसरे होते हैं रॉड्स। तो रॉड्स और कोन्स जो है उसका काम क्या है? तो रॉड्स और कोन्स का जो काम होता है वो काम होता है, रॉड्स का काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है लाइटनेस या फिर ब्राइटनेस को देखने के लिए कि कितना लाइट अवेलेबल है, कितना लाइट नहीं है। यानी ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंस करने के लिए कि जो एरिया है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास वो ऑब्जेक्ट ब्राइट है या फिर वो ऑब्जेक्ट क्या है, डिम है, क्या लाइट को। कोन्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप और उसका क्या कलर है जो कि बना हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोन्स। यानी कोन्स जो होते हैं वो फर्दर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्योंकि कलर को ये सेंस कर रहा है और शेप को भी सेंस कर रहा है। तो हमको पता है कि कलर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और जो मेन फंडामेंटल कलर्स होता है वो क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। यानी एक्चुअली क्या होता है कि कोन्स जो भी होता है ना वो भी 3 टाइप के कलर को सेंस करता है। फर्स्ट में रेड को सेंस करता है, सेकेंड में ब्लू को और थर्ड में ग्रीन को सेंस करता है। यानी अगर हम लोग ऐसा बोले तो 3 टाइप्स का कोन्स होगा। वैसे तो नंबर ऑफ कोन्स मिलियंस में होते हैं, लेकिन क्योंकि ये 3 टाइप के कलर को सेंस कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोन्स को भी बाइफरकेट कर सकते हैं 3 वेज में। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कोन्स के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए। तो ये कौन से कलर को रिस्पॉन्ड करता है? तो रेड कलर और ग्रीन कलर और ब्लू कलर, यानी ये तीनों फंडामेंटल कलर को रिस्पॉन्ड करता है। यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि कोन्स जो होता है वो रेड कोन्स को रेड से भी एसोसिएट करा सकते हैं, रेड कोन से भी एसोसिएट करा सकते हैं, कोन्स को ग्रीन कोन से भी एसोसिएट करा सकते हैं, कोन्स को ब्लू कोन से भी एसोसिएट करा सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर
हमको पता है कि कोन्स मिलियंस में होते हैं, लेकिन अगर क्या होगा कि सपोज मान लो कि अगर कोई कोन्स एब्सेंट हो या फिर कुछ नंबर ऑफ कोन्स रहे ही नहीं, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारा पॉसिबिलिटी होता है कि सपोज मान लो कि अगर पर्टिकुलर टाइप्स के कलर का कोन्स अगर एब्सेंट है, तो सबसे पहले ह्यूमन आई जो करेगा या वो आई क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है, या उसको देखेगा नहीं, या फिर क्या करेगा उस कम्बिनेशन से, उसके कलर के कम्बिनेशन से जो भी कम्बिनेशन बन रहा होगा उस कम्बिनेशन को भी वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एज फॉर एग्जांपल मान लो कि ग्रीन का कौन सेल एब्सेंट है, तो वो सिर्फ रेड और ब्लू का सेंस करेगा, ग्रीन को सेंस नहीं कर पाएगा। ओके, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें होता है कि आदमी क्या होता है या कोई भी ह्यूमन आई वो कलर को या कम्बिनेशन को फेच करने में असमर्थ हो जाता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस जो हो सकता है वो डिफेक्ट, किसी के आई में डिफेक्ट हो भी सकता है या विदाउट एनी डिफेक्ट कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि कोई भी पर्सन है ना, वो डिफरेंस ढूंढ नहीं पाता है दो पर्टिकुलर कलर के बीच में। जनरली ये ग्रीन और रेड के बीच में होता है, जिसको ये कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो क्या होता है रेड और ग्रीन में डिफरेंस कर नहीं पाता है, जिसके कारण क्या होता है उनको दिक्कत आती है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ये एक्चुअली थोड़ा सा थ्योरेटिकल पर्सन है या फिर जानने वाला पर्सन है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इमेज ऑन रेटिना। तो जैसे कि हमने पहले देखा था, रेटिना पे जो इमेज फॉर्मेशन कराता है उसमें ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, एक आइरिस होता है, एक सिलियरी मसल। सिलियरी मसल हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। हम लोग उस समय लास्ट क्लास में हमने आइरिस के बारे में बात नहीं किया था, तो हम इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आइरिस आपको पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जनरली आइरिस आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लस आई कलर के साथ साथ ये क्या करता है कि पीपल के साइज को भी कंट्रोल करता है। एक्चुअली ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को जो कि एंटर होते हैं, जो कि क्या करते हैं आई को डैमेज होने से बचाते हैं। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लाइट के से आई को डैमेज होने से बचाते हैं। तो ये बेस्ट होता है ब्राइटनेस पे। अगर ब्राइटनेस ज़्यादा है तो आई को क्या करता है, ये जो पीपल को उसको श्रिंक कर देता है, जिससे एक्सेसिव लाइट अंदर नहीं पहुँचे और आई को डैमेज नहीं हो। अगर सपोज मान लो कि मान लिया कि अगर डिम लाइट है तो क्या होगा, इसको इमेज फॉर्मेशन के लिए लाइट चाहिए, ऑप्टिमम लाइट। तो ये क्या करता है, क्योंकि डिम लाइट में लाइट कम होता है, तो इसको क्या कर देगा फिर से पीपल को एक्सपेंड करेगा, जिसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को क्या कर दे अंदर भेज दे। तो हमने देखा कि ये किस पे डिपेंड है, तो ये एक्सेसिव ये अमाउंट ऑफ लाइट पे डिपेंड है और ये बचाता है एक्सेसिव। देखते हैं कि जब भी सडन चेंज होता है ब्राइटनेस में, सपोज मान लो कि यहाँ पे ब्रॉड डे लाइट है, तुरंत तुम अंधेरे में चले जाओगे, या फिर अंधेरे से तुरंत अगर क्या हो गया उजाले में आ जाओगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होता है स्टूडेंट्स की आई को या पीपल को क्या होता है टाइम लगता है एडजस्ट करने में। जो कि अगर हम लोग खुद से ही ये हम लोग खुद से ही ये फील हम लोग करते हैं कि जब भी हम लोग अंधेरे में रहते हैं और उजाले में जाते हैं, तो क्या होता है कि आँख जो है ना, उसको हम लोग जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, चौंधिया आ जाता है, मतलब जल्दी खुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव लाइट अंदर जाना चाहता है। तो जब एक्सेसिव लाइट अंदर जाना चाहता है तो उसको क्या करना होता है, उस आइरिस का काम क्या होता है, उसको श्रिंक करने के लिए। लेकिन श्रिंक होने में क्योंकि ये कुछ टाइम लेता है, तो इसी के लिए हम लोग जो पलक होता है ऊपर आईलिड वो झपक जाता है, यानी हम लोग को थोड़ा सा टाइम लेता है उसको एडजस्ट करने के लिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।